जय श्री कृष्ण गयाज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है सास ने बड़ी बहू को निकाला घर से। जब सास ने छोटी बहू के बहकावे में आकर अपनी बड़ी बहू को बाल खींचकर घसीटते हुए घर से निकाला तो बड़ी बहू ने लिया ऐसा बदला कि कमला जी का घर आज दुल्हन की तरह सजा हुआ है और वो सारी तैयारियों में जुटी हुई हैं। जल्दी करो, ये लाओ वो लाओ, इधर आओ उधर जाओ, बस यही आवाज़ें कमला भवन में गूंज रही थी। मंझली बहू, सुनो जरा इधर आना। अरे माँ जी तो तैयार भी नहीं होने दे रही, बार बार काम पर लगा देती हैं, तो मैं खुद कब तैयार होंगी। बड़बड़ाते हुए चूड़ियों का डिब्बा टेबल पर रखा और सिर पर आंचल रखकर, हाँ माँ जी आई, मंझली बहू ने कहा। मंझली बहू, क्या कर रही हो तुम? देखो सबने नाश्ता किया या नहीं? सब खुद में ही लगे रहोगे? कितना मेकअप करोगे तुम सब? बच्चों ने कुछ खाया या नहीं? चिंता है किसी को? बारात निकलने वाली है, पता नहीं वहाँ कैसा इंतजाम होगा। मेरा तो जी घबरा रहा है, बस सब ठीक से हो जाए। दूसरी जाति वाले हैं, पता नहीं उनके में कौन कौन से रीति रिवाज होते होंगे। मेरी तो सारी इच्छा धरी की धरी रह गई। कमला जी ने कहा, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छे से हो जाएगा। देवर जी की पसंद अच्छी है, फोटो में तो बड़ी सुंदर लग रही है देवरानी जी, परिवार भी अच्छा ही लग रहा है। फिर आपके बड़े बेटे उनके पिता को हमारे सभी रीति रिवाज समझा देंगे, सब ठीक से ही होगा। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मंझली बहू ने कहा, नहीं रहने दे, पहले देख सबने कुछ खाया या नहीं। कमला जी ने कहा, माँ जी सबने नाश्ता कर लिया है, बस थोड़ी देर में निकलने वाली है बारात। मंझली बहू ने कहा, अच्छा चल ले आ मेरे लिए एक कप चाय, अच्छी सी बनाना। सुबह तो पता नहीं किसने बनाई थी, इतनी घटिया चाय थी, अभी तक जी मचला रहा है। थोड़ा मीठा ज़्यादा डालना, फीकी चाय बेकार लगती है। कमला जी ने कहा, माँ जी फिर आपका शुगर बढ़ जाएगा, अभी स्वस्थ रहना है ना आपको, तो मीठा बिल्कुल बंद। मंझली बहू ने कहा, मंझली एक कप मीठी चाय पीने से कुछ नहीं होगा, छोटे बेटे की शादी है, मीठा तो बनता है। ठीक है माँ जी लाती हूँ, सबसे पूछ भी लेती हूँ किसी ने चाय पीनी हो तो। वैसे अभी तो सब लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। भाभी मेरे लिए एक कप, मेरे लिए भी गौरी एकदम कड़क। दीदी मैं भी पीऊँगी। अच्छा लाती हूँ सबके लिए। पल्लू ठीक करते हुए गौरी घर की मंझली बहू किचन में गैस पर चाय का पानी चढ़ाते हुए सोच रही थी, चलो छोटी देवरानी आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा घर के कामों से, फिर मैं अपने लिए समय निकाल पाऊंगी। सारा दिन घर के काम में लगी रहती हूँ, समय ही नहीं मिलता किताबें पढ़ने का। गौरी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, बहुत बड़े तो नहीं पर सपने तो उसकी आंखों ने भी देखे थे कुछ बनने के। सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत की, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरे पर ही कुछ परीक्षा दे पाती और कुछ नहीं। पर शायद किस्मत में उसके भगवान ने कुछ और ही लिख कर रखा था। वैसे गौरी को ये लगता था कि अपनी किस्मत हम खुद लिखते हैं, फिर क्यों हर बार कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती थी। उससे शादी से पहले मम्मी पापा और भाई जो कहता वही करती। मम्मी पापा ने उसे पढ़ाने से कभी नहीं रोका, बल्कि हमेशा उसका हौसला बढ़ाते। पापा तो चाहते थे बेटी बड़ी अफसर बने, उनके ही इंस्टीट्यूट से एमए बीए करे, पर मम्मी इसके लिए तैयार नहीं हुई। बेटी शादी से पहले हमसे दूर जाकर पढ़े, इस बात पर तो उन्होंने घर में अनशन ही कर दिया था, और भाई तो उसकी पढ़ाई के लिए एकदम खिलाफ था।
भाई हमेशा कहता, अब बड़ी हो गई है, इसकी शादी करवा दो। बेकार पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च करना, कल को दहेज के लिए भी तो जोड़ना होगा। छोटी, तूने बीकॉम कर लिया ना, बस हो गई तेरी पढ़ाई पूरी। अब सिलाई सीख ले, कल ही तेरा नाम लिखवा आता हूँ। मेरी दुकान के पास ही एक बड़ा सा सिलाई सेंटर है, जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं सीखने। अपने अतीत में डूबी गौरी वर्तमान में लौटती हुई जब दिशा किचन में गैस बंद कर कहती है, चाची ये क्या आप अब तक तैयार नहीं हुई? जाइए जल्दी से तैयार हो जाइए, इधर मैं संभाल लेती हूँ। सबको ऐसी चाय पिलाऊंगी कि नहीं नहीं दिशा, माँ जी गुस्सा हो जाएंगी। बस चाय बन ही गई है, मैं सबको देकर आती हूँ, फिर तैयार हो जाऊंगी। आप जाओ चाची, मैं यहाँ संभाल लूँगी, कहकर लगभग धक्का मारते हुए गौरी को रसोई से बाहर ले जाती है। अच्छा ठीक है दिशा, बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी जाइए, अच्छे से तैयार हो ना, बैंड बाजे वाले भी आ गए हैं और हॉल में पहले हम सब खूब डांस करेंगे, फिर जाएंगे बारात में। आप भी चलिएगा हमारे साथ, खूब एंजॉय करेंगे। नहीं, माँ जी ने मना किया है, हम बहुओं को जाने से हमारे घर में औरतें नहीं जाती, तुम लोग जाओ। तभी कमला जी ने आवाज़ लगाई, गौरी मेरी चाय कहाँ है? अभी तक चाय नहीं बनी। लाई माँ जी। गौरी सिर पर पल्लू संभालते हुए फटाफट चाय कप में छानने लगी। आप लगी रहिए पूरी जिंदगी किचन में ही। गुस्से में पैर पटकती हुई दिशा चली जाती है। अब कैसे समझाऊं इसे? मेरा गहना, मेरी पूजा, सब अब यही किचन और घर है। गौरी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सबको चाय देने के बाद वह बच्चों के कमरे में आ गई। दोनों बेटे शेरवानी में बड़े ही प्यारे लग रहे थे। ड्रेसिंग टेबल पर रखी काजल की डिबिया से उंगली में काजल ले दोनों बेटों के कान के पीछे लगाते हुए गौरी कहती है, कहीं नजर ना लगे मेरे बेटों को। चाचा की शादी में जा रहे हो और दूल्हा तो तुम ही दोनों दिख रहे हो, मेरे 2 अनमोल रतन। गौरी मन ही मन खुश होते हुए साड़ी चेंज करने अपने कमरे में आ गई। आसमानी रंग की जरी वाली साड़ी, गोल्डन ब्लाउज और मेकअप के नाम पर मांग में लाल सिंदूर और माथे पर मेहरून रंग की बिंदी, रंग सांवला, उस पर लंबे काले बाल और मदहोश कर देने वाली कजरारी आंखें। गौरी जैसे ही कमरे से निकलने लगी, दिशा और उसकी छोटी बहन रिया कमरे में आ गई। अरे वाह चाची, ये साड़ी का रंग और फुल स्लीव का ब्लाउज मस्त लग रहा है, पर ये क्या मेकअप नहीं किया? कम से कम आज तो लिपस्टिक लगा लीजिए। और देखिए हम क्या लाए हैं आपके लिए। रिया अपने बैग जो उसने एक कंधे पर टांगा हुआ था, उसमें से एक गजरा निकालकर गौरी के बालों में लगा दिया। सांप की तरह लटकती लंबी चोटी पर जूही के फूलों वाला सफ़ेद गजरा बहुत ही सुंदर लग रहा था। वाह चाची, आपके बाल बहुत सुंदर हैं, पर इन्हें खुला ही रखती। दिशा और रिया ने जब एक बार कहा तो गौरी बोली, ना बाबा ना, बाल संभालूं या ये सिर पर पल्लू? क्या चाची, आज भी आप अपने सिर पर पल्लू रखोगी और ये इतने प्यारे बालों पर लगे जूही के गजरे को छुपाकर ही रखेंगी? आज तो अपने सिर को आज़ाद खुली हवा लगने दीजिए। रिया ने अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए कहा, मम्मी, बुआ और बड़ी चाची सब आपका आंगन में इंतजार कर रही हैं, जल्दी आओ। वंश दौड़ता हुआ आया। रुक छोटे, तुम जाओ, हम चाची को बस 5 मिनट में लेकर आते हैं। ये कहते हुए दिशा और रिया ने अपनी मेकअप किट निकाली और गौरी के होठों पर मैरून लिपस्टिक लगाई। दोनों अपनी कलाकारी दिखाने लगी तो गौरी हाथ जोड़कर बोली, बस हो गया मेरा मेकअप, और कितना रंगोगे मुझे? फिर धीरे से बुदबुदाते हुए
खिड़की से बाहर नीले आसमान की तरफ देखते हुए बोली, भगवान ने मुझे रंगने में कोई कमी कहाँ छोड़ी। इस काले रंग पर पाउडर कितना भी लगाओ वो तो काला ही रहेगा। चाची आप भी ना, आप नहीं जानती आज आप कितनी सुंदर लग रही हैं। ये कहते हुए दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। गौरी जानती थी उनके मुस्कुराने का कारण। सामने चाहें जो कहें, कितने भी प्यार से बात करें, पर वह मेरे बारे में क्या सोचती हैं सब पता है। रिया मैचिंग चूड़ियाँ पहनाते हुए बोली, अब चलो वरना हम तीनों को डांट पड़ेगी। आंगन में बैंड बाजा बजने लगा और सभी ने डांस करना शुरू किया। गौरी के पैर भी थिरकने लगे। स्कूल कॉलेज के हर फंक्शन पर डांस की प्रैक्टिस जो करती, कोई भी नया गाना सुनती, लोकगीत सुनती, उस पर खूब नाचती, पर उसे कभी स्टेज पर अपनी कला दिखाने का मौका मिला ही नहीं था। गौरी डांस बहुत अच्छा करती थी, आवाज़ भी बहुत मीठी और गला भी बहुत सुरीला था, पर स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए तो हमेशा एक सुंदर चेहरा ही ढूंढा जाता और उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता। वो ग्रुप तैयार करती, डांस के स्टेप सिखाती, गीत लिखती, नाटक और निबंध लिखती, पर उसकी सारी मेहनत पर वाहवाही दूसरे ही लूटते। फिर धीरे धीरे उसने अपना नाम देना ही छोड़ दिया और नृत्य संगीत की तरफ से अपना ध्यान हटा पढ़ाई में ही खुद को झोंक दिया। किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता, बस किताबें ही ऐसी होती हैं जो पढ़ने वाले के रंग रूप को देखकर ज्ञान नहीं देती। वो तो किसी की भी अच्छी सखी बन जाती हैं, जो भी उससे मित्रता रखना चाहे। गौरी की दोस्ती भी किताबों से ही हो गई थी। 8 सालों बाद लाउड म्यूजिक पर बजता गाना लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर। गौरी अपने आंचल को कमर में खोस के नाच रही थी। उसके पैर जैसे रुकना ही नहीं चाह रहे थे। बहुत ही खुश थी गौरी। छोटी देवरानी जो आने वाली थी, गौरी अपनी दोनों जेठानी की तरफ देखते हुए मन ही इतराती है, अब मैं भी जेठानी बनूंगी। पर उसकी वो खुशी कब तक रहेगी वो नहीं जानती थी। पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी करने वाली देवरानी आ रही है तो मुझे ज़रूर समझेगी और मेरी इज्जत भी करेगी। यहाँ तो सब हमेशा बेइज्जती करने के मौके ही ढूंढते हैं। घर भर बैंड बाजा बजता रहा और सबने खूब नाचा। अब यही नाचते रहोगे तुम सब और शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। बड़े जेठ जी की आवाज़ सुनते ही गौरी अपना पल्लू सिर पर रखती है। तभी छोटी जेठानी कोहनी मारते हुए कहती है, आज आज़ादी है, छोटे देवर जी की शादी जो है, मैं तो नहीं रखने वाली सिर पर पल्लू। सारे बाल और ये गजरा खराब हो जाएगा। ठीक है दीदी, आपको जैसा ठीक लगे, पर माँ जी नाराज ना हो जाएं। गौरी ने कहा, होने दो, ये दिन क्या रोज़ रोज़ आएगा। आज की ये सारी फ़ोटो और वीडियो में अच्छी फ़ोटो आनी चाहिए। बैंड बाजे के साथ बारात जा चुकी थी। गौरी, कमला जी और उनकी बड़ी बहन बारात में नहीं गई। कमला जी ने सभी औरतों को मना किया था, पर ना तो बेटियों ने बात सुनी और ना ही बड़ी दोनों बहुओं ने। तो दोनों पोती कैसे नहीं जाती अपने छोटे चाचा की बारात में। सबके जाने के बाद गौरी यहाँ वहाँ पड़े झूठे कप गिलास समेटने लगी। घर तो पूरा बिखरा पड़ा था। फटाफट सारे कमरों की चादरें बदली, सोफ़ा कवर ठीक किए। साफ सफाई करने के बाद जब गला सूखने लगा तो याद आया कि सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। चाय और ब्रेड लेकर जैसे ही बैठी कि तभी सास ने आवाज़ दी, गौरी, दिशा और रिया को फ़ोन कर पूछ ले, सब लोग पहुंच गए वहां पर। सबका स्वागत अच्छे से हो रहा है ना। हाँ माँ जी, करती हूँ फ़ोन। प्लेट को टेबल पर रख फ़ोन लगाने लगी। रिंग बजती रही पर किसी ने नहीं उठाया। अभी लगता है वहाँ कोई
रस्म चल रही होगी। मैं थोड़ी देर में फिर से ट्राई करती हूँ। थोड़ी ही देर में व्हाट्सएप पर दिशा और रिया ने वीडियो और फोटो भेजना शुरू कर दिए। गौरी ने सास और मौसी सास को वीडियो दिखाना शुरू किए। दोनों बहुत खुश हो रही थी। वहाँ की सारी रस्में जो यहाँ बैठे बैठे देख रही थी। बीच बीच में दोनों बहनें कहती, अरे ये कौन सी रस्म है? ये हाथ में समधी ने क्या पकड़ा हुआ है? ठीक से दिख भी नहीं रहा। फिर गौरी फोटो को जूम करके दिखाती। सारा दिन दोनों बहनें कभी गाती तो कभी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए गौरी के फ़ोन पर आते फोटो और वीडियो देखती रहीं। बहू के गृह प्रवेश की रस्मों की तैयारी करती गौरी अपनी शादी वाला दिन याद कर रही थी। कितनी रोई थी वो और उसके भतीजे भतीजी उसे पकड़कर। माँ के पास तो समय ही नहीं था उसके पास 2 पल बैठने का। वो तो शादी में आए रिश्तेदारों के साथ ही व्यस्त थी। किससे अपने मन की बात करती कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। नए लोग, नई जगह हैं, कैसे संभाल पाऊंगी सब कुछ मम्मी पापा के बिना? भतीजे भतीजी तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि बुआ क्यों रो रही है। घर में पार्टी होगी और बुआ रो रही है तो वो भी रोने लगे। रो रो कर आंखें सूज गई थी और दोनों भतीजे और भतीजी तो गौरी की गोदी में सिर रखकर ही सो गए थे। फिर जब पार्लर वाली आई और उसे तैयार किया, उन सूजी आंखों का मेकअप से सजाने की कोशिश करती रही जिसमें ढेरों सवाल थे। क्या विदाई के बाद मैं वाकई पराई हो जाऊंगी? क्या सब मुझे भूल जाएंगे? पापा की लाडली बिटिया थी, मेरी हर बात मानते थे पापा, फिर क्यों खुद से दूर कर रहे हैं? गौरी एक एक पल को महसूस कर रही थी जब पहली बार राज का हाथ उसके हाथ पर था। कन्यादान, फेरे, सारी रस्में और फिर विदाई। एक अनजाने के साथ अनजानी जगह आना, सब कुछ कितना अजीब सा लग रहा था। राज और गौरी की अरेंज मैरिज हुई थी। गौरी के पापा को राज बहुत पसंद था और गौरी की पसंद क्या थी किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। पढ़ने लिखने की छूट थी पर सख्ती से पापा ने कहा था, तेरी शादी हमारी मर्जी से ही होगी। कुछ बोल ही नहीं पाई थी वो। आखिरी मुलाकात जय के साथ जब पापा रिश्ता तय करके आए थे, आंखों में आए आंसुओं को रोक भी नहीं पा रही थी। वर्तमान में लौटती गौरी के मन में बार बार यही बात आ रही थी कि आज देवर जी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहे हैं। क्यों नहीं जय अपने माता पिता से अपनी शादी की बात कर पाया होता, और क्यों नहीं मैं मम्मी पापा को जय से मिला पाई। रात 11 बजे दुल्हन को लेकर बारात लौट आई। सब दुल्हन की तारीफ कर रहे थे। सरकारी नौकरी और इतनी सुंदर। कमला जी तो बनाए लेते ना थक रही थी। नई बहू को सोने की चूड़ियां पहनाई। सारी रस्में और संगीत से घर की रौनक बढ़ रही थी। सभी रस्मों में लगे थे और गौरी किचन में किसी को कॉफ़ी पीनी थी तो किसी के लिए हॉर्लिक्स। बस सबकी पसंद नापसंद का ध्यान उसे अच्छे से रहता था। उसे भी तो कमला जी ने मुंह दिखाई में चांदी पर सोने का पानी चढ़ा हार का सेट जिसमें कान के झुमके और अंगूठी थी दिया था। पर आज भी वह शब्द गौरी के कान में गूंजते हैं जब कमला जी के पास उसे ले जाया गया। छोटी बेटी गौरी का घूंघट उठा ही रही थी कि कमला जी बोल पड़ी, रहने दे छोटी, ये दे दे भाभी को। राज की दुल्हन के लिए बनवाए थे, इसके तो हाथ ही इतने काले हैं तो मुंह कैसा होगा। वैसे भी दूसरे की संतान मुझे नहीं सुहाती, काला रंग देखकर ही घिन आती है। वो तो इसका खानदान ही बहुत अच्छा है, किसी ने बताया ही नहीं था कि इसका रंग ऐसा है। ये शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे और बार बार सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि फिर
क्यों दूसरे की संतान को अपने घर की बहू बना रही हैं? क्या पापा ने सच में मेरे रंग रूप के बारे में नहीं बताया था? आज भी तो दूसरे की ही संतान पर अपना प्यार लुटा रही हैं। छोटी बहू गोरी है, सुंदर है, सरकारी नौकरी जो करती है, क्या यही कारण है जो कमला जी को वो इतनी पसंद आई कि इतने महंगे सोने के कंगन उसे पहनाकर गले से लगाया? खुद को अतीत की यादों से निकालते हुए गौरी संभालने की कोशिश कर रही थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ने दूंगी। मन में ठान कर किचन का काम पूरा कर वो भी नए जोड़े की रस्मों में शामिल हो गई। उसने भी अपने पैसे जमा करके एक चांदी की पायल बिछिया और साड़ी देवरानी के लिए खरीदी थी। मुंह दिखाई में नई बहू को देते वक्त उसकी आंखों में बह पड़ रही थी जो नई बहू के मन में चल रहा था। शादी के 4 दिन बाद रिसेप्शन था। कमला जी और उसके चारों बेटों ने इस शादी पर खूब खर्च किया था। पार्टी की तैयारी भी जोरों पर थी। शादी बहुत ही साधारण तरीके से एक छोटी सी धर्मशाला में हुई थी, क्योंकि अन्य जाति में विवाह होने के कारण अपने बहुत से रिश्तेदारों और दोस्तों को नहीं कह पाए थे, तो उसकी कमी पूरी करनी थी। छोटा बेटा सबका लाडला भी तो था। गौरी से उसका देवर उम्र में 2 साल ही बड़ा था। जब वो शादी के बाद ससुराल आई तो राजीव उसका देवर भी बीए प्रथम वर्ष में ही था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। 12वीं के बाद आगे पढ़ना ही नहीं चाहता था। वो तो जबरदस्ती उसके भाई ने उसका एडमिशन करवा दिया। गौरी, जिसकी किताबें उससे दूर हो गई थी, खुद को अपने इस नए परिवार में इतने लोगों के बीच बिल्कुल अकेला पाती थी। राजीव को तो बस मौका मिल गया था। अपने असाइनमेंट पूरे करने के लिए उसने गौरी से पूछा। जब राजीव ने अपनी किताबें और नोटबुक गौरी के हाथ में थमाई तो उन्हें देखकर गौरी सोचने लगी कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ये तो मैंने कभी नहीं पढ़े थे। कोई बात नहीं भाभी, आपको बस देखकर लिखना ही तो है, राजीव ने कहा। अब जब भी समय मिलता गौरी देवर जी के असाइनमेंट तैयार करती। कॉमर्स के स्टूडेंट को इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में भी जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसे देवर जी की किताबें पढ़ना, नोट्स बनाना, प्रश्नों के उत्तर ढूंढना बहुत अच्छा लगता। पर एक दिन जब गौरी के जेठ जी को पता चला तो गौरी को भी डांट पड़ी। बहू, ये क्या कर रही हो? राजीव अपना काम तुमसे करवाता है और खुद दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता है। उसे कुछ समझ नहीं आए तो मदद मांगे। ये क्या कि सारा लिखने का काम तुमसे करवाता है? उन्होंने अपने छोटे भाई पर भी बहुत गुस्सा किया। उम्र में तुझसे छोटी है और एमकॉम फाइनल में है, और एक तू भी बीए में ये 4थी बार तेरा एडमिशन करवाया है। उस दिन के बाद तो राजीव अपनी छोटी भाभी को अपना दुश्मन ही समझने लगा था। राजीव अब गौरी से हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ता और अपनी माँ से गौरी की शिकायत करता रहता। देवर के रूप में एक भाई, एक दोस्त दिखा। वो भी कुछ महीने में ही दुश्मनी निभाने लगा। तब गौरी बहुत उदास रहती। उस समय उसे अपनी माँ से मिले हुनर की याद आई। उसने अपनी सास और दोनों ननदों की साड़ियों में फॉल लगाना शुरू किया। किताबों की जगह माँ ने उसके बैग में ऊन, सिलाई और सुई धागा, कैंची जो दिया था वही उसका सहारा बनी। भाभी, देखो ना ये ब्लाउज कितना ढीला है। छोटी ननद उसके पास अपना ब्लाउज लेकर खड़ी थी और वो पुरानी यादों को झटकती हुई बोली, ठीक है दीदी, मैं कोशिश करती हूँ। अरे हाँ, इसको थोड़ा स्टाइलिश लुक दे देना। दर्जी ने इतने पैसे भी ले लिए और देखो ना कैसा घटिया लग रहा है। रिसेप्शन पार्टी में इसे पहनूंगी तो सब मुझ पर हंसेंगे। मेरी इतनी सुंदर साड़ी का मैचिंग ब्लाउज अब
इतनी जल्दी कौन सिल कर देगा? आप चिंता ना करो छोटी दीदी, बस ये कपड़े प्रेस करने के बाद मैं देखती हूँ इसे। कपड़ों का ढेर एक तरफ करते हुए मीरा गौरी की छोटी ननद बोली, भाभी ये सारे कपड़े मैं प्रेस कर दूंगी, आप बस मेरा ये ब्लाउज जल्दी से ठीक कर दो। आप रहने दो दीदी, कपड़े मैं बाद में प्रेस कर लूँगी, पहले आपका ये ब्लाउज भी ठीक कर देती हूँ। उसकी बाजू भी बहुत ज़्यादा ढीली थी, तो गौरी ने अपना क्रिएटिव माइंड लगाया तो वो ब्लाउज एकदम स्टाइलिश लगने लगा। गौरी ने मीरा से कहा, अब नाप कर देखिए दीदी, फिट हो रहा है या नहीं। जब गौरी ने मीरा को उसका ब्लाउज पकड़ाया तो वो हैरान हो गई। अरे भाभी, आप नया मंगवा लाई क्या? नहीं नहीं दीदी, ये तो वही है जो आपने दिया था, गौरी ने कहा। कमाल का हुनर है आपके पास, अब तो पार्टी में सबसे स्टाइलिश मैं ही लगूंगी, मीरा ने कहा। रिसेप्शन पार्टी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई। नई बहू के तेवर पहले दिन से ही गौरी भांप गई थी। पहली रात जब घर के मंदिर में रस्मों के बाद उसे कमरे में भेजा गया तो उसका पहला सवाल था, क्या मैं नाइटी पहन लूं? इतने भारी लहंगे में बहुत भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, गौरी ने समझाते हुए कहा। अपने कमरे में ही रहना, बाहर नाइटी पहनकर नहीं निकलना। सासू माँ को पसंद नहीं है और अभी घर में बहुत सारे मेहमान भी हैं, तो हल्की साड़ी या सूट सलवार पहन लेना। पर नई बहू ने कहाँ मानी थी गौरी की बात, वो तो अगले दिन नाइटी पहने ही पूरे घर में घूम रही थी। तो अपनी नई लाल चुन्नी ही गौरी ने उसे देते हुए कहा था, रिंकी कम से कम रूप से बाहर निकलते हुए सिर ढक लिया करो, हम लोग जेठ जी से पर्दा करते हैं। रिंकी बोली, नहीं दीदी, मुझसे नहीं होगा ये घूंघट में रहना, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर गौरी अपने कमरे में आ तो गई थी, पर उसे चिंता हो रही थी कि अगर सासू माँ ने या जेठ जी ने इसे इस तरह इन कपड़ों में देख लिया तो क्या होगा। शादी में आए सभी मेहमानों और रिश्तेदारों के जाने के बाद गौरी के छोटे जेठ जी रमन ने खुश होते हुए कहा, चलो अच्छा है, भीड़ कम हुई, अपना ही घर धर्मशाला जैसा लग रहा था। कमला जी बोली, क्या रमन, दीदी और दोनों बेटियों के जाने के बाद अब घर कितना खाली खाली लग रहा है। चलो सब अच्छे से निपट गया, शादी भी अच्छे से हो गई, यहाँ से सब लोग खुशी खुशी गए हैं, इतना खर्चा करवा दिया सबने, आपने इतना कुछ दिया, सबको तो खुश नहीं होंगे क्या? सबको गहने और कपड़े, वो भी 4-5 जोड़ी, कौन देता है माँ आजकल किसी को, वो भी ऐसे नालायक बेटे की शादी में, रमन ने कहा। अब तो इतना कमाता है, इतनी अच्छी सरकारी नौकरी कर रहा है, फिर भी तुम उसे नालायक क्यों बोलते हो रमन? देख नहीं रहा राजकुमारी सी सुंदर दुल्हनिया खोज कर लाया है। मुझे तो बहुत पसंद आई, छोटी बहू बिल्कुल चलती फिरती गुड़िया सी दिखती है। आप अपने लाडले का ही पक्ष लो, आपके लाड प्यार ने ही उसे बिगाड़ दिया है। अपने से 15 साल छोटी दूसरी जाति की लड़की के प्रेम चक्कर में फंस गया। अब मेरी बेटियों के शादी में कितनी अड़चनें आएंगी, आपको अंदाज़ा भी है? इतने सालों से शादी के लिए मना कर रहा था और अब जब दोनों भतीजी शादी लायक हो गई हैं तो इसे दूल्हा बनने की सूझी। सब कितना हंस रहे थे माँ, आप नहीं जानती, रमन ने कहा। गौरी किचन में काम करते हुए दोनों माँ बेटे की बातें सुनकर मन ही मन सोच रही थी कि सासू माँ का राज अब खत्म होने वाला है। शायद ये भी नहीं जानती रिंकी हमारी तरह है, इनकी हर बात मानेगी। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, बहुत ही तेज और चालाक है वो, बहुत सोच समझकर अपने से उम्र में इतने बड़े लड़के से शादी की है उसने, बहुत सारी शर्तों के साथ इस घर में रहने को तैयार हुई है। बता रही थी कि अपनी सैलरी के सारे पैसे पहले की तरह अपने पापा के खाते में ही भेजेगी।
रिंकी के पिताजी की नौकरी 5 साल पहले ही छूट गई थी। तब से घर का खर्च रिंकी ही उठाती आई है। तो शादी ऐसे ही लड़के से करती जो उसे अपनी मम्मी पापा के पास रोज जाने दे और उनका पूरा खर्च भी उठाए और मेरे पैसों का कोई हिसाब ना ले। बड़ी हैरानी हो रही थी उसकी बातें सुनकर जब रिंकी ने कहा था, दीदी, जिस दिन राजीव ने मेरी कोई भी बात मानने से इनकार किया, मेरा बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा। 4 दिन की आई लड़की इस तरह बोल रही थी, घर के सारे संस्कारों की धज्जियां उड़ा रही थी। सासू माँ ने हमें जो सिखाया बताया हमेशा हम वैसा ही करते आए हैं, फिर भी तो हमेशा नाराज ही रहती हैं सासू माँ हमसे। शादी के 5वें दिन ही ऑफिस जाने के लिए ब्लैक टाइट जीन्स और ब्लैक स्लीवलेस टॉप पहनकर जब सासू माँ के पैर छुए तो कितनी खुश हो रही थी माँ उसे देखकर। ये वही हमारी सासू माँ है, विश्वास ही नहीं हो रहा था। गौरी का जो जरा सा सिर पर से पल्लू खिसकने से घर में कोहराम मचा देती थी। शादी के इतने सालों बाद भी हम तीनों बहुओं को माँ ने कभी काला सफ़ेद कपड़ों को पहनने की इजाज़त नहीं दी थी। कभी हल्के रंग की साड़ी अगर पहन भी लेते तो तुरंत बदलवा दिया करती और दोनों जेठानी को काले रंग की साड़ी बहुत पसंद थी, पर कभी पहनने ही नहीं दिया। समय के साथ इंसान की सोच कितनी बदल जाती है, बदल भी जानी चाहिए, ये सही है। पर ये क्या, कल ही न सास रीना दीदी दिशा की मम्मी को इतना डांट रही थी जब उनकी भाभी ने उन्हें उनके जन्मदिन पर काले और स्लेटी बॉर्डर वाली साड़ी गिफ्ट में दी थी सबके सामने। तो माँ ने उस साड़ी को दीदी के हाथ से लगभग छीनते हुए कहा कि खबरदार इस रंग के कपड़े पहने तो। उनकी भाभी को कितनी शर्मिंदगी हुई थी। उनकी आंखों से लुढ़कते आंसू बता रहे थे कि कितना दुखी हुई थी वो। बस एक ही रात में ही ये सोच कैसे बदल गई। क्या छोटी बहू की सरकारी नौकरी है सिर्फ इसलिए, या छोटे बेटे ने अपनी पसंद से शादी की है इसलिए? मैं भी ना क्या क्या सोच रही हूँ। छोड़ो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जो जैसा रहता है रहने दो। खुद को ही अपने ख्यालों से बाहर निकालती हुई सारे धुले बर्तनों को सजाकर गौरी अपने कमरे में आ गई। घर के बरामदे में बैठकर सबके ऑफिस जाने के बाद गौरी अपने दोनों बेटों को पढ़ा रही थी। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। कमला जी वहीं बैठी अनार के दाने निकाल रही थी। तभी गेट पर पोस्टमैन ने साइकिल की घंटी बजाई। गौरी आंचल सिर पर ठीक करते हुए दरवाज़ा खोलने गई। जैसे ही पोस्टमैन ने उसे देखा वो बोला, घर में कोई और नहीं है क्या? यहाँ साइन करने हैं, जाओ किसी को बुला लाओ। तुमसे नहीं होगा, दीजिए पेपर, मैं कर देती हूँ साइन। ये ले अंगूठा लगा दे। लिखना आता है तुझे जो साइन करेगी? क्या हुआ मछली बहू, कौन है गेट पर? कमला जी ने तेज आवाज़ में कहा। कोई नहीं माँ जी, डाकिया है, इनकी रजिस्ट्री चिट्ठी आई है, बस आ रही हूँ लेकर। तभी रिया ट्यूशन से लौटकर आ रही थी। गेट पर डाकिया ने जैसे ही उसे देखा बोला, अच्छा हुआ बिटिया जो तुम आ गई, लो इस पेपर पर यहाँ साइन कर दो। रिया ने साइन करके वो लिफाफा डाकिया के हाथ से ले लिया। गौरी की आंखों से आंसू छलक आए। आज डाकिया ने उसके पहनावे को देखकर यह अंदाजा लगाया कि वो अनपढ़ है। क्या पहनावे से किसी के अंदर का ज्ञान छुप जाता है? गौरी के आंसू रुक नहीं पा रहे थे और जैसे ही कॉपी के पन्ने पर लुढ़के वंश ने देख लिया और बोला, मम्मा आप क्यों रो रहे हो? किसने मारा आपको? गौरी का मन कर रहा था खूब चीखे और चिल्लाए और कहे, किस्मत ने मारा है, संस्कारों ने मारा है। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी, अपने स्कूल कॉलेज में हर साल अव्वल आती गौरी को आज एक डाकिया अनपढ़ समझ बैठा।
सिर्फ उनके कपड़ों को देखकर, उसके रहन सहन को देखकर गौरी आंसू पोंछते हुए वंश को गोदी में बिठा लेती है और अंश उसके कंधे पर सिर टिका देता है। मम्मा, आप रोती हुई अच्छी नहीं लगती, मत रोना। कमला जी जो किचन में अनार का जूस बनाने चली गई थी, 2 गिलास में जूस लेकर अपने पोतों को दिया। मन लगाकर पढ़ो, बड़ा अफसर जो बनना है ना दोनों को। जल्दी से ये अनार का जूस खत्म करो। बहू, तुम उठो, जाओ और किचन साफ करो। जूसर साफ करके धूप में रख दो। गौरी को तो आज हर बात पर रुलाई फूट रही थी। उसके क्या क्या सपने थे, पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनना। उसने भी तो कितनी मेहनत की थी, दिन रात एक कर दिया था पढ़ाई में। शादी के बाद कुछ साल नौकरी भी की थी। स्कूल में मैथ और कंप्यूटर की टीचर थी गौरी, पर बच्चों के कारण और घर में होती रोज की खिटपिट के कारण उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। शाम को जब छोटी बहू ऑफिस से घर आई तो कमला जी ने गौरी से कहा, जूस और ये नाश्ता जाकर छोटी को देकर आ, थक गई होगी वो। गौरी ट्रे हाथ में लिए छोटी बहू को जूस और फ्राइड काजू बादाम छोटी के कमरे तक ले जाने में अपने अतीत में जा रही थी। जब वो स्कूल से आती, 6 घंटे लगातार खड़े रहने के बाद थक कर चूर हो जाती थी, पर आते ही अपना बैग को किचन में रखा, हाथ पैर धोकर झूठे बर्तन के ढेर उसके ही इंतजार में रहते थे। फिर साफ सफाई सारे काम के बाद कहीं जाकर वो अपने कमरे में कपड़े बदलने जा पाती थी। हर महीने की पूरी सैलरी सासू माँ के हाथ में देती थी। नौकरी तो मैं भी करती थी, फिर इतना भेदभाव क्यों? सासू माँ के कहने पर ही नौकरी शुरू की थी और उनके मना करने पर ही छोड़ भी दी थी। कमला जी के घर में बरसों से चलते नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, जिसका विरोध खुद कमला जी भी नहीं कर रही थी, बल्कि ये बदलाव तो उन्हें भी पसंद आ रहा था, जो गौरी को मन ही मन बहुत अखर रहा था। जब से गौरी इस घर में आई थी, उसने यही देखा था कि घर के सभी पुरुष और बच्चों के खाना खाने के बाद ही घर की औरतें खाना खाती हैं, वो भी अपने पति की थाली में। उसने कभी इस बात का विरोध नहीं किया, बल्कि उसे भी स्वीकार कर लिया था। घर में चलते इस नियम के कारण उसकी सबसे बड़ी जेठानी तो शादी के महीने भर बाद ही अलग हो गई थी। जिस तरह एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह कमला जी और उसकी सबसे बड़ी बहू एक घर में एक साथ नहीं रह सकती थी। गौरी को तो अपनी शादी के कई सालों बाद पता चला था कि उसकी 2 जेठानी भी हैं। सासू माँ भी हमेशा उसे अपनी मझली बहू ही कहती थी। रिंकी को घर का ये नियम बताया गया तो उसने साफ मना कर दिया और बोली, मैं तो सिर्फ राजीव के साथ बैठकर ही खाना खाऊंगी। ये मुझे अपने हाथों से जैसे पहले ऑफिस में और होटल में खिलाया करते थे, वैसे भी मुझे ऑफिस जाना होता है, तो हम दोनों जल्दी ही सोने जाएंगे। जब डाइनिंग टेबल पर रिंकी और राजीव एक ही थाली में हंसी ठिठोली करते हुए खाते, जिसमें सभी आनंद उठाते, पर गौरी को ये बात पसंद नहीं आती। घर का माहौल बिगड़ रहा था। जेठानी जी की दोनों बेटियां बड़ी हो रही हैं और मेरे दोनों बेटे भी तो अब बड़े हो रहे हैं। बच्चे अब सवाल भी करने लगे हैं कि मम्मा, आप और चाची क्यों नहीं हम सबके साथ खाने के लिए बैठती हो। गौरी अपना खाना अब अधिकतर किचन में ही बैठकर खाती थी। जब देवर और देवरानी एक साथ थाली में एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते, हंसी मजाक करते। उम्र में चाहे राजीव गौरी से 2 साल बड़ा था, पर रिश्ते में तो
छोटा देवर था ना। अगर इस तरह हंसी ठिठोली मौज मस्ती करनी ही है तो अपने बेडरूम में ही जाकर करनी चाहिए। ये बात वह धीरे से कई बार अपनी जेठानी के कानों में भी डाल चुकी थी। ये सब देखकर दिशा, रिया की मम्मी को भी बड़ा मजा आता था। गौरी क्यों परेशान होती है, समय तो बदल रहा है ना, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। अच्छा, तो क्या देवर जी आजकल के हैं और हम लोग प्राचीन युग के? खुद के ही इस प्रश्न पर हंसी आ जाती। एक दिन जब रात काफी हो चुकी थी, राजीव और रिंकी जब 1 घंटे से खाने की थाली लिए मौज मस्ती में लगे थे, कभी रिंकी राजीव को चुटकी काटती तो कभी राजीव उसके गालों पर चुटकी काटता। गौरी ने अपने खाने की थाली लेकर किचन में ही खाना शुरू किया, जिसे देखकर कमला जी बोली, अरे गौरी, ये दोनों तेरा खाना थोड़े ही छीन लेंगे जो तू यहाँ अकेले बैठकर खा रही है। क्या हो गया है माँ जी आपको? क्या अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा? आपने ही तो हमेशा हमें ये बताया था कि पति के खाने के बाद उनकी थाली में खाने से पति की उम्र बढ़ती है और सुहाग बना रहता है, और पति का अपना झूठा खिलाना घोर पाप होता है। मेरी तो शर्म से गर्दन झुकी जाती है ये सब देखकर। कभी अपनी बहन भाभी को और यहाँ भी जेठानी नंद, किसी को ऐसे नहीं देखा। अब ये सब हजम करने में समय तो लगेगा, गौरी सोचती। रिंकी अपने घुटनों से ऊपर नाइटी, जिसके ऊपर से लंबी बाली भी थी, जो आगे से खुली रहती, पहनकर पूरे घर में घूमती। गेट पर भी घंटों खड़ी रहती, ना तो साथ में दुपट्टा रखती। सिर ढकने की तो बात ही अलग थी। एक ही घर में रहने वालों के लिए अलग अलग नियम। गौरी भी रात को नाइटी ही पहनती थी, पर सोते वक्त। कभी किसी ने उसे बेडरूम से बाहर नाइटी में नहीं देखा था। हमेशा साड़ी पहनकर ही कमरे से बाहर निकलती। उसने जैसे अपनी सास और जेठानी को हमेशा देखा, वो वैसे ही रहती थी। वो तो यदि कभी किसी काम से या मायके सूट पहनकर जाती भी तो कमला जी के गुस्से की शिकार होती और उसे आते ही सबसे पहले सूट बदलकर साड़ी पहननी पड़ती। गौरी को तो उल्टा पल्ला करने की भी इजाजत नहीं थी। दिल्ली महानगर में पली बड़ी गौरी खुद को इस तरह ढालती आई थी जैसे गांव की पली बड़ी हो। अपनी बहुओं के लिए खाने और कपड़ों के साथ कमला भवन में एक और कड़ा नियम था। बिहार का ये मैथिली परिवार अपनी संस्कृति और संस्कारों को बचाए हुए था। कमला जी के सख्त और कठोर नियमों के कारण ही घर में आपस में सभी सिर्फ अपनी बोली मैथिली में ही बात करते थे। कोई भी हिंदी में बात नहीं करता था। गौरी के लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मायके में तो अपने मम्मी पापा भाई बहन सबसे हिंदी में ही बात करती थी। उसे आती थी अपनी बोली पर माँ पापा ने हमेशा यही कहा, जो तुम्हें पसंद है वो करो, तुम्हें जैसे बोलना है, जो बोलना अच्छा लगता है उसी भाषा में बोलो। गौरी रोज रोज नए शब्द सुनती जिसका उसे मतलब ही नहीं समझ पाती थी, पर कोशिश करती मैथिली में ही सबसे बात करने की। वैसे ये नियम भी सिर्फ बहू बेटी और पोते पोतियों के लिए ही थे। बेटे तो अपनी माँ से अपनी बोली में बोलते और अपनी पत्नी बच्चों के साथ हिंदी में ही बात करते। कमला जी कभी अगर गौरी या दूसरी बहुओं को हिंदी में अपने बच्चों से भी बात करते सुन लेती तो घर में कोहराम मचा देती। घर में कहती, मेरे मरने के बाद जो भी करना हो करना, अभी मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। अब ये क्या कमला जी घंटों सोफे पर बैठे अपनी छोटी बहू के साथ हिंदी में बातें कर खूब खुश दिखाई दे रही थीं। ऐसा नहीं था कि रिंकी मैथिली बोल नहीं सकती थी, चाहती तो सीख भी तो सकती थी। वैसे भी भोजपुरी और मैथिली में
ज़्यादा फर्क तो है नहीं। उसके मम्मी डैडी तो आपस में अपनी भोजपुरी में ही बात करते हैं। वो कहती, मुझे नहीं अच्छी लगती ये गांव वाली बोली। हम तो घर में मम्मी डैडी के साथ भी हिंदी में ही बोलते हैं। गौरी ने तो खुद को हर तरह से बदल लिया था, रहन सहन, खान पान, बोलचाल, सब कुछ तो। पर उसकी ही तरह छोटी बहू खुद को बदलेगी या फिर घर के नियमों को। घर में सब लोग रिंकी पर अपना प्यार लुटाते। वो देखने में भला की खूबसूरत, सरकारी नौकरी वाली और हमेशा सबके लिए कुछ न कुछ लाना और तरह तरह का खाना बनाकर सबको रिझाना उसका काम था। जब भी उसके ऑफिस की छुट्टी होती तो वो अपनी पसंद का खाना बनाती। कभी डोसा, इडली तो कभी चाउमीन, पास्ता। बच्चे खुश होकर खाते और छोटी चाची के गुणगान गाते। जब रात का खाना रिंकी बनाती, खूब मसालेदार और तीखा, जो राज उनके बड़े भाई और गौरी से बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। गौरी रिंकी को कितनी बार समझाती, आपके दोनों जेठ जी इतना मसालेदार नहीं खा पाते, पर वो तो सिर्फ राजीव और अपने स्वाद से ही खाना बनाती और सारे झूठे बर्तन गौरी और उसकी जेठानी को ही मांजने पड़ते। रिंकी कहती, मुझे झूठे बर्तन मांजने में घिन आती है और बड़े बर्तन मैं नहीं मांज सकती। अपनी झूठी ताली और टिफ़िन बॉक्स सिंक में रखती तो गौरी ने कहा था, छोटी, हमारे यहाँ कोई काम वाली तो आती नहीं है, हम सब मिलकर ही सारा काम करते हैं। तो रिंकी कहती, आप है ना दीदी, बर्तन मांजने का काम तो आपका ही है ना, मैं रात की सब्जी बना दूंगी और रोटी आप बना लेना। बर्तन मांजने मेरा बस का नहीं है। गौरी सोचती, जब सारा काम मैं ही करूंगी तो अपने पति और बच्चों की पसंद की सब्जी क्यों नहीं बना सकती। रिंकी को समझाना तो बेकार है। जिस दिन जितना बताओ मसाला कम डालना, उस दिन उतनी ही तीखी दाल और सब्जी बनाती है। दिन का खाना बड़ी बहू दूसरे नंबर वाली ही बनाती थी, जो अपनी और अपने पति बच्चों की पसंद का होता था। कमला जी की सबसे बड़ी बहू बेटा तो अलग ही रहते थे। रिंकी घर की छोटी बहू के आने के बाद से अब बड़ी बहू का भी कमला भवन में आना जाना ज़्यादा बढ़ गया था। उसे तो टीवी पर सीरियल देखने से ज़्यादा मज़ा रिंकी और राजीव की चहल चुहलबाजी, प्रेम लीला देखने में आता था। बड़ी बहू भी अपनी टूटी फूटी हिंदी में छोटी बहू के साथ खूब बातें करती, पर जैसे ही गौरी को देखती किसी न किसी बात पर डांट देती और छोटी बहू के सामने उसकी बेइज्जती करने से बाज नहीं आती। कभी कभी गौरी को लगता वो इस ग्रह की प्राणी है ही नहीं, दूसरे ग्रह से आई है। कमला भवन में अब चारों तरफ अशांति ही फैली रहती। छोटी छोटी बात पर सब गौरी पर चीखते चिल्लाते, जो दिशा और रिया चाची चाची करते न थकती थी। वो अब छोटी चाची के ही आगे पीछे घूमा करती और हमेशा गौरी पर गुस्सा करती। जेठानी भी छोटी देवरानी का ही पक्ष लेती। छोटी बहुत ही शातिर और चालबाज थी, चेहरे पर मुस्कान बिखेरी मीठी मीठी बातें करती और पीठ पीछे खंजर चलाती, जैसे वो ही तो सारा काम करती थी। सासू माँ की चहेती जो बन गई थी। रिंकी सभी को गौरी के खिलाफ भड़काती रहती। दीदी ने मुझे ये कहा, वो कहा, मुझे ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, मतलब कि ढेर सारी झूठी शिकायतें लेकर सासू माँ के बालों में कभी कभी तेल लगाती तो कभी हाथ पैर दबाती। उनकी पसंद की सब्जियाँ, फल, मिठाई ऑफिस से आते वक्त लेकर आती, जिसके पैसे तो राजीव ही खर्च करता था, पर नाम तो छोटी बहू की कमाई का होता था। सबके जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर गिफ्ट भी देती।
कमला जी हर किसी से कहते ना थकती कि देर से ही सही, पर भगवान ने कितनी अच्छी बहू दी है हमें, सर्वगुण संपन्न। बहुत ही अच्छा स्वभाव है, इतनी अच्छी तरह तरह का खाना बनाती है, सबका ध्यान रखती है, स्वभाव भी कितना अच्छा है, वो तो गौरी पहले दिन से ही जान रही थी। इसलिए सासू माँ खुश रहती हैं, क्योंकि रिंकी इतना खाना पीने का सामान अपने हाथ से सासू माँ को देती है। वही छोटा बेटा जो पहले एक भी पैसा घर में खर्च नहीं देता था, अब हमेशा तरह तरह की चीज़ें लाता। रिंकी ने तो साफ कहा था, अपनी सैलरी में से एक पैसा मैं नहीं निकालने वाली। जब से नौकरी लगी और राजीव से फ्रेंडशिप हुई, मेरा सारा खर्च यही उठाते हैं। रोज़ ऑफिस लाना ले जाना भी यही करते आए हैं। मेरे डैडी मम्मी तो शुरू से कहते थे, शादी करना तो राजीव जैसे लड़के से ही करना, जो तुझ पर और हम पर खूब खर्च करे, तेरी सारी बात माने। गौरी अक्सर सोचती, ये शादी है या समझौता? बढ़ती उम्र में सुंदर लड़की से शादी करने की कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, देवर जी को पता नहीं। रिंकी तो राजीव को गौरी के खिलाफ इस तरह भड़का रही थी कि एक दिन राजीव ने अपनी छोटी भाभी पर चीखना भी शुरू कर दिया और कहा, या तो आप इस घर में रहेंगी या फिर हम दोनों। आखिर बात क्या थी, ये तो गौरी समझ नहीं पाई पहले, पर धीरे धीरे उसकी समझ में सब आने लगा कि क्यों देवर जी इतने गुस्से में हैं। रात रात भर जो उनके बेडरूम से बात करने की आवाज़ें आती, वो गौरी की शिकायतें ही होती हैं। एक दिन जब रिंकी के मम्मी डैडी और बहन उससे मिलने आए, तो रिंकी ने उनको भी गौरी की झूठी शिकायतें की और राजीव को तो रो रो कर मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई कि गौरी दीदी मुझे खाना नहीं बनाने देती, बर्तन मांजने और वॉशरूम साफ करने को कहती है। आप ही बताइए, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? आपकी माँ और दोनों भाभी तो बहुत अच्छी हैं, पर ये गौरी भाभी आपकी मुझे बिल्कुल फूटे आँख नहीं सुहाती। आप कुछ कीजिए, वरना मैं आज ही अपने मम्मी पापा के साथ वापस अपने घर चली जाऊंगी। गौरी ने जब रिंकी की सूजी आंखें देखीं तो पूछा, क्या हुआ छोटी, तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ दीदी, आप अपना सोचिए। अब मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट बिखेर दी। गौरी की गलती सिर्फ इतनी सी थी कि वो अपनी छोटी बहन समझकर उसे घर के कुछ नियमों से अवगत करवाती थी। खाने में मिर्च मसाले थोड़ा कम रखो, साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखो। गौरी तो हमेशा रिंकी की भलाई ही चाहती और रिंकी उसे ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठी। अब कमला जी भी हमेशा गौरी के शक्ल सूरत पर टोकती। अब कमला जी को उसके हर काम में बुराई ही बुराई नजर आती। गौरी घर के सभी सदस्यों के इस बदलते व्यवहार से आहत होने लगी। अपने स्वभाव के अनुसार कभी अपने पति राज को कुछ नहीं बताया कि उसके साथ उनके परिवार वाले कैसा व्यवहार कर रहे हैं। एक दिन तो बात हद से ज़्यादा ही बढ़ गई, जब कमला जी ने अपना सिर किचन स्लैब पर पटकना शुरू कर दिया। वो पूजा घर में पूजा कर रही थी, जो किचन और डाइनिंग रूम में के पास में ही था, और किचन में रिंकी और दोनों बड़ी जेठानी बातें कर रही थीं। गौरी आरओ से पानी निकालकर घड़ा भरने लगी। कमला जी पीछे पलट पलट कर देख रही थी। अचानक उठी और गौरी को बाल से पकड़ किचन में ले आईं। गौरी ने सिर्फ इतना पूछा, क्या हुआ माँ जी, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या, जो आप मेरे बाल पकड़कर खींचकर लाई हो यहाँ? किचन में कमला जी अपना सिर वहीं स्लैब पर पटकने लगी। कमला जी कुछ दिनों से
जब से रिंकी का जादू चढ़ा था, उन पर वो गौरी का देखना नहीं चाहती थी। कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। गौरी की सासू माँ को अचानक क्या हो गया जो अपनी पूजा छोड़कर मुझ पर इस तरह बरस रही हैं। तीनों बेटे पोते पोती सब कमला जी के इस रूप को देखकर डर गए थे। बहुत मुश्किलों से उन्हें संभाला। सबकी नजरें गौरी को ही घूर रही थी, जैसे माँ की इस हालत की जिम्मेदार वही है। उस दिन के बाद से घर की मजली बहू गौरी भी बदल गई। जो गौरी सुबह से आंगन साफ करना, झाड़ू पोछे बर्तन भाड़े में लगी रहती थी, वो अब सिर्फ अपने बच्चों और पति के खाने का ही इंतजाम करती। किसी को कुछ नहीं कहती। गौरी ने सबसे बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था। सिर्फ अपना जरूरी काम ही करती और सोचती, बेकार में सासू माँ और परिवार के हर सदस्य की इतनी सेवा किया करती थी, उनकी खिदमत में दिन रात लगी रहती थी और उसका ये फल मिला मुझे। धीरे धीरे घर के कई काम जिन्हें सिर्फ मजली बहू ही किया करती थी, अब उसने करना छोड़ दिया था। जिसका किया कोई काम किसी को पसंद नहीं आता और हजार गलतियां नजर आती थीं। उनमें समय बर्बाद करना बेकार है। राज भी समझता तो था, पर माँ की खातिर और घर में शांति बनाए रखने के लिए वो कुछ ना कहता। उसने गौरी के जन्मदिन पर एक स्मार्टफोन दिया और कहा, खाली तो तुम बैठ नहीं सकती, तो इसी के साथ मन बहलाया करो। इसमें चाहो तो तुम किंडल डाउनलोड कर अपनी पसंदीदा किताबें भी पढ़ सकती हो और कुछ मंगवाना हो तो मंगवा लेना, मैं पेमेंट कर दूंगा। गौरी सोचती, ध्यान तो बहुत रखते हैं राज जी मेरा। गौरी इसी में बहुत खुश थी। अब समय ज़्यादा मिलने लगा तो अपने पसंदीदा लेखकों की किताबें पढ़ती और अपने मनोभावों को डायरी में लिखने लगी। गौरी ने ऑनलाइन कई साहित्यिक मंचों पर लिखना शुरू किया। ऑनलाइन काव्य सम्मेलनों में भाग लेने लगी। गौरी खुद में बहुत बदलाव महसूस कर रही थी। गौरी काफ़ी समय से मायके नहीं गई थी। हमेशा कमला जी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे मायके जाने से रोकती रहती थी। राज ने एक शाम को उसके हाथ में दिल्ली की टिकट और उसकी पसंदीदा आइसक्रीम पकड़ाई और कहा, कुछ दिन मम्मी के पास चली जाओ, उनकी सेवा कराओ, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और मम्मी जी को अभी तुम्हारी ज़रूरत भी है। यहाँ की चिंता मत करो, माँ की नई फेवरेट बहू है ना, सब संभाल लेगी। थोड़ी दूरी रिश्तों में ज़रूरी है, तभी हमें एक दूसरे की अहमियत पता चलती है। आप ठीक कहते हैं राज जी, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है मम्मी से मिलने का। यहाँ हर कोई आजकल मुझे नफरत भरी नज़रों से ही देखता है, गौरी ने कहा और राज के सीने से लग गई। गौरी ने पहली बार राज के साथ अपने मन के दुख को साझा किया था। अगले ही दिन राज गौरी को छोड़ने एयरपोर्ट आता है और गौरी कुछ ही घंटों में अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। अचानक बिना बताए गौरी के आने पर उसकी मम्मी बहुत खुश होती हैं, लेकिन मन के डर को छुपा नहीं पाती और गौरी से पूछती हैं, बेटा सब ठीक तो है ना? दामाद जी नहीं आए और तूने आने की खबर नहीं दी, अंश और वंश भी नहीं आए। मम्मी सब ठीक है, दोनों बच्चे छोटी बुआ के घर छुट्टियां मनाने चले गए हैं और इनके पास समय नहीं था। बहुत दिन हो गए थे ना मम्मी तुमको देखे हुए, बस इसलिए राज जी ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? गौरी ने कहा, अरे अब तुझे देखकर तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तेरे आते ही अब सारी बीमारी दूर हो गई। 1 महीने माँ के पास रहकर गौरी खुद को तरोताजा महसूस कर रही थी। बेटियां अपनी सास से माँ को खोजती हैं, निस्वार्थ भाव उनकी सेवा करती हैं। फिर वही माँ जो अपनी बेटियों और एक बहू के लिए अलग व्यवहार
और दूसरी के साथ भेदभाव रखती हैं। सच तो यही है कि औरतों की असली दुश्मन तो औरतें ही होती हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने में वह खुद कितनी गिर जाती हैं ये जान ही नहीं पाती। गौरी के मायके जाने के बाद कमला भवन में सब बदला बदला नजर सा आने लगा। रिंकी ने तो एक दिन रात का पूरा खाना क्या बनाया, अगले दिन ही अपने मायके चली गई। अब घर के सभी काम का भार दिशा की मम्मी पर आ गया। एक दिन बाथरूम में उसका पैर फिसल गया और हाथ में फ्रैक्चर हो गया। अब कमला जी का तो बुरा हाल था। उसे अपनी मझली बहू की याद आने लगी। कमला जी गौरी को फोन कर रोने लगी, माफ कर दे बिटिया, मुझे तुझ पर कितने जुल्म किए मैंने, हमेशा डांटा फटकारा। वो छोटी बहू मेरे कान भरती रही और मैं भी तुझे सताती रही। माफ कर दे मझली बहू मुझे, अब आजा और अपनी घर गृहस्थी संभाल। अपनी मम्मी के पास गौरी का मन ही नहीं लग रहा था। वह सोचती रहती कि अब राज समय पर खाते भी होंगे या नहीं। बच्चों की भी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और वो बुआ के घर से आ जाएंगे। गौरी अगले ही दिन अपने ससुराल वापस चली गई। वहां अचानक कमला जी की भी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था। 1 महीने में ही घर की हालत बहुत ही बिगड़ गई थी। गौरी ने आते ही पहले की तरह सब संभाल लिया, लेकिन अब राज ने एक मेड को भी रख लिया जो घर की साफ सफाई और बर्तन साफ करती थी। कुछ ही दिनों में कमला जी की हालत में सुधार हुआ और वो घर आ गई। दिशा की मम्मी का भी फ्रैक्चर ठीक हो गया। गौरी के प्रति जो सबके मन में छोटी बहू ने कचरा भर दिया था वो भी साफ हो गया। मन में मैल तो रिंकी के ही था जो सारे गहने जेवर लेकर चली गई और अगले ही दिन राजीव को डिवोर्स के पेपर भेज दिए। मझली बहू टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। सास बहू का रिश्ता माँ बेटी के समान ही तो होता है। उनकी सेवा के लिए अपनी बीमार माँ को छोड़ वो सास के पास आ गई। कुछ ही महीनों में सब सामान्य सा हो गया। अब गौरी अपने लिए भी समय निकालती और अपने लेखन के सफर को जारी रखा। एक दोपहर पोस्टमैन ने घंटी बजाई और गौरी अपने उसी वेशभूषा वही सीधे पल्लू की सूती साड़ी फिर सर पर आंचल रख जब गेट खोला, डाकिया बोला, रजिस्ट्री है, साइन चाहिए, बुलाइए किसी को। गौरी ने कहा, किसके नाम से है रजिस्ट्री? तो डाकिया ने बताया कि गौरी मिश्रा के नाम की है। लाइए चाचा, मुझे दीजिए, मैं ही गौरी मिश्रा हूँ। जब गौरी ने डाकिया से पेपर पेन ले इंग्लिश में साइन किए, डाकिया हैरान था। चाचा जी, वेशभूषा पर मत जाइए, देखिएगा इसमें है क्या। गौरी ने वो लिफाफा खोला जिसमें गौरी के काव्य संग्रह की किताब थी और साथ में 33,000 का एक चेक जो पब्लिशर ने भेजा था। किताब के पीछे गौरी की तस्वीर और उसका परिचय लिखा था। पहचान किसी की बाहरी रूप, रंग और कपड़ों से नहीं होती। चाचा रुकिए, मिठाई खाकर जाना। गौरी ने कमला जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कमला जी ने उसे गले से लगा लिया और बोली, मजली, तेरे सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। खूब मेहनत कर और नाम कमा बेटा। अब उस घर में सब हंसी खुशी और प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अपना ढेर सारा प्यार देना, मुझे थोड़ा सपोर्ट भी करना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी कहानी आपको मिलती रहेगी। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।